1901 में एक किताब आई जिसका नाम था किम, जिसे लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। इस किताब में एक लड़के की कहानी है जिसका नाम किम है। वो आधा अंग्रेज़ है और आधा हिंदुस्तानी है और वो काम करता है ब्रिटिश जासूसी के लिए। किताब में एक जासूस उसे बताता है कि तुम एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा हो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उस खेल का नाम है द ग्रेट गेम। 19वीं सदी में दो बड़े एम्पायर थे। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर था जो हिंदुस्तान से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ रशियन एम्पायर था जो दक्षिण की तरफ आ रहा था। दोनों के बीच में था एक ऐसा इलाका जहां पहाड़ थे, रेगिस्तान था और पुराने शहर थे। यही था सेंट्रल एशिया। दोनों अपने अपने जासूस यहां भेजते थे और यहां के हाकिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे। ये एक ऐसा खेल था जिसमें शतरंज की चालें चली जाती थीं, लेकिन मोहरे इंसान थे। लेकिन वो खेल कभी ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ खिलाड़ी बदल गए, हथियार बदल गए और नाम बदल गए। आज ब्रिटेन की जगह अमेरिका और यूरोप हैं। रशिया आज भी उसी खेल में है और एक नया खिलाड़ी आ गया है, चाइना, जिसके पास बंदूक नहीं है बल्कि बैंक है। और वही सेंट्रल एशिया यानी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आज फिर उसी चौराहे पर खड़ा है। इसी को कहते हैं नया ग्रेट गेम। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 5 देश अचानक आज़ाद हो गए। लेकिन ये आज़ादी अकेली नहीं आई, अपने साथ एक टूटी हुई विरासत भी लाई। दरअसल स्टालिन के ज़माने में यानी 1920 के दशक में सेंट्रल एशिया को जानबूझकर 5 हिस्सों में बांटा गया था। और ये बंटवारा लोगों की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए किया गया था ताकि ये लोग आपस में उलझते रहें और यूएसएसआर के खिलाफ यानी मॉस्को के खिलाफ कभी एक न होने पाएं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फरगना वैली। एक ही घाटी को 3 हिस्सों में काट दिया गया, उज़्बेक इधर, किर्गिज़ उधर और ताजिक बीच में। इसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की फ़ौजें आपस में भिड़ गईं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 30,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। यूएसएसआर के दौर में उज़्बेकिस्तान को कहा गया कि वो सिर्फ कपास उगाए। इतना कपास उगाया गया और इतना पानी इस्तेमाल हुआ कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अराल सी लगभग पूरी तरह सूख गई। जहाँ कभी जहाज़ चलते थे आज वहाँ रेत उड़ती है और जहाज़ों के जंग खाए ढांचे रेगिस्तान के बीच अकेले खड़े हुए हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ताजिकिस्तान की इकोनॉमी 60% तक सिकुड़ गई। किर्गिस्तान की आधी फैक्ट्रीज बंद हो गई और कज़ाकिस्तान में हर 4 में से एक आदमी बेरोजगार हो गया। यही थी सोवियत विरासत। बाहर से खूबसूरत इमारतें, अंदर से एक पूरी तरह टूटा हुआ ढांचा। रशिया इन देशों को आज भी अपना बैकयार्ड मानता है और उसकी पकड़ 3 तरीक़ों से काम करती है। पहला तरीका है फ़ौज का। CSTO नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। 2022 में जब कज़ाकिस्तान में दंगे हुए तो रशियन फ़ौज कुछ ही घंटों में वहां पहुंच गई। पैगाम साफ था कि जब तक रशिया है इन हुकूमतों की कुर्सी महफूज है। दूसरा तरीका है तेल का। कज़ाकिस्तान का 80% तेल रशिया की पाइपलाइन से होकर बाहर जाता है, जिसका मतलब है कि रशिया चाहे तो कभी भी उसे बंद कर सकता है। तीसरा और सबसे गहरा तरीका है मज़दूरों का। ताजिकिस्तान की 50% और किर्गिस्तान की 10% आबादी रशिया में काम करती है। किर्गिस्तान की पूरी GDP का 31% हिस्सा सिर्फ उन्हीं मज़दूरों के भेजे पैसों से आता है। यानी अगर रशिया ने कह दिया कि अपने मज़दूर वापस ले जाओ तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल जाएगी। लेकिन 2022 में कुछ बदलना शुरू हुआ। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो सेंट्रल एशिया के सभी 5 देशों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई तो 5 देश या तो गैर हाजिर रहे या न्यूट्रल रहे। किम की कहानी में एक लाइन है, हर खिलाड़ी जानता है कि कब पाला बदलना है। सेंट्रल एशिया के देश धीरे धीरे और चुपचाप पाला बदल रहे हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की
जो सबसे तेज चल रहा है? चाइना की स्ट्रेटजी बहुत सीधी है। पहले सड़क बनाओ, फिर उस सड़क पर चलने वाले तुम्हारे मोहताज हो जाएंगे। 2013 में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसे नया सिल्क रोड भी कहा जाता है। अब तक सेंट्रल एशिया में 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। कजाकिस्तान में 6 रेलवे लाइंस, उज़्बेकिस्तान में बिजली घर और तुर्किस्तान में गैस पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान का हाल देखिए, उसकी 70% से ज़्यादा गैस सिर्फ चाइना को जाती है। 2023 में उसकी कुल गैस की कमाई 14 अरब डॉलर थी, जिसमें से 9.6 अरब डॉलर अकेले चाइना ने दिए। ये दोस्ती है या मजबूरी? ये सवाल इन देशों के सामने खड़ा है। कर्ज की बात करें तो ताजिकिस्तान पर चाइना का कर्ज उसकी पूरी जीडीपी का 27.8% है और किर्गिस्तान पर यह 36.7% है। 2011 में ताजिकिस्तान ने कर्ज चुकाने के बदले सीधे 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना को दे दी। और बात यहीं नहीं रुकती है। चाइनीज़ कंपनीज हुआवे और ZTE ने कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अकेले कजाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा फेस रिकग्निशन कैमरास लगाए गए हैं, हर चौराहे पर, हर बाजार में। हुकूमतें कहती हैं कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये अपने ही लोगों पर नज़र रखने का जरिया है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भी यहाँ था। 2001 के बाद अफगान वार के दौरान किर्गिस्तान में मानस एयरबेस के रूप में उसकी बड़ी मौजूदगी थी, लेकिन 2014 में वो बेस बंद हो गया और 2021 में अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी हो गई और अमेरिकन असर रेत की तरह हाथ से फिसल गया। अब अमेरिका ने इन देशों पर टैरिफ लगाए हैं, कजाकिस्तान पर 25% और बाकी पर 10%। ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ एक रिएक्शन है। अमेरिका अब यहाँ बनाने वाली ताकत नहीं, बल्कि रोकने वाली ताकत बनकर रह गया है। यूरोप इस मामले में थोड़ा ज़्यादा होशियार निकला। यूक्रेन वार के बाद जब उसे रशियन गैस पर निर्भरता का खतरा समझ आया, तो उसकी नज़र सेंट्रल एशिया पर पड़ी। अप्रैल 2025 में समरकंद में पहला EU सेंट्रल एशिया समिट हुआ, जिसमें 12 अरब यूरो के इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ, रेलवे, सोलर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फ्रांस को एक और ज़रूरत है यूरेनियम की। 2023 में नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांस का एक बड़ा यूरेनियम सप्लायर छिन गया और अब उसकी नज़र कजाकिस्तान पर है, जो दुनिया का 40% यूरेनियम पैदा करता है। लेकिन यूरोप पैसों के साथ साथ शर्तें भी लाता है। डेमोक्रेसी लाओ, ह्यूमन राइट्स सुधारो, और यही वो पेच है जो इन देशों की हुकूमतों को सबसे कम पसंद है। लेकिन ये खेल सिर्फ इन्हीं बड़ी ताकतों तक महदूद नहीं है। तुर्की ने 1991 में इन देशों की अहमियत समझ ली थी, क्योंकि इनकी ज़बानें और तहजीब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तुर्की का सबसे बड़ा दांव है मिडिल कॉरिडोर, यानी बाकू से तबिलिसी और कार्स होते हुए चाइना को यूरोप से जोड़ना, और ये सब रशिया को बिल्कुल बाईपास करते हुए। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सियासी पैगाम भी है। ईरान की ताजिकिस्तान से फ़ारसी ज़बान की वजह से एक पुराना कल्चरल रिलेशन है। 2025 में एक नया रास्ता खुला, जिसमें तुर्कमान गैस ईरान से होकर तुर्की जाएगी, एक बार फिर रशिया को बाईपास करते हुए। गल्फ़ के देश भी पीछे नहीं हैं। UAE, सऊदी अरबिया और कतर सभी इस इलाके में पैसा लगा रहे हैं। 2024 में UAE ने यहाँ $94 मिलियन लगाए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने उज़्बेकिस्तान में स्कूल बनाए और किर्गिस्तान में खेती, बिजली और तालीम के मैदान में काम हुआ। ये सब यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एशिया अब सिर्फ एक पिछड़ा इलाका नहीं है, बल्कि एक बड़ा मौका बन गया है। इन सब के बीच ये सोचना गलत होगा कि सेंट्रल एशिया के देश बस मोहरे हैं। दरअसल ये खुद भी खिलाड़ी हैं और इनकी अपनी सोच है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं मल्टी वेक्टर बैलेंसिंग, यानी सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं। कजाकिस्तान ने रशिया से मिलिट्री समझौता कर रखा है, चाइना के साथ रेलवे बनाया है, यूरोप को यूरेनियम देने का सौदा किया है और तुर्की से कल्चरल रिलेशन बनाए रखे हैं। उज़्बेकिस्तान में 2016 से प्रेसिडेंट मिर्ज़ियोयेव रिफॉर्म्स कर रहे हैं और 2025 में समरकंद में EU समिट होस्ट करके उन्होंने खुद को
पूरे इलाके का बीच बचाव करने वाला बनाने की कोशिश की है। किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी उथल पुथल रही है। 2005, 2010 और 2020 में 3 बार हुकूमत गिरी। जून 2025 में ओश शहर में सबसे बड़ी लेनिन की मूर्ति हटाई गई। ये सिर्फ पत्थर हटाना नहीं था, ये एक पूरे दौर को अलविदा कहने की निशानी थी। तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान अब भी सबसे बंद देश हैं। वहाँ खानदानों का राज चलता है। बाहर से जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो दिखने नहीं दिया जाता। तो आज सेंट्रल एशिया में 4 बड़े सपने बिक रहे हैं। चाइना कहता है हम सड़क बनाएंगे और रेलवे बनाएंगे, बस हमारे बैंक से कर्ज लो। रशिया कहता है हम पुराने दोस्त हैं, अगर हमें छोड़ा तो अकेले पड़ जाओगे। यूरोप कहता है हम पैसे देंगे लेकिन साथ में डेमोक्रेसी भी लाओ। और तुर्की कहता है कि हम भाई हैं, हमारा रास्ता अपनाओ और रशिया से आज़ाद रहो। और इन सब के जवाब में सेंट्रल एशिया के देश कहते हैं कि हम सबकी सुनेंगे और किसी के नहीं बनेंगे। रुडयार्ड किपलिंग की किताब किम में एक सवाल है जो किम खुद से बार बार पूछता रहता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं अंग्रेज़ हूँ? क्या मैं हिंदुस्तानी हूँ? या मैं सिर्फ किसी और के खेल का मोहरा हूँ? सेंट्रल एशिया के 5 देश भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं, हम कौन हैं? क्या हम रशिया के हैं, चाइना के हैं, यूरोप के हैं, तुर्की के हैं या हम खुद के हैं? इस सवाल का जवाब अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि ग्रेट गेम का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस खिलाड़ी बदल गए हैं, मैदान वही है, दांव वही है। और सेंट्रल एशिया आज भी तारीख के उस चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता किसी बड़े सपने की तरफ जाता है और हर सपने की एक कीमत होती है।